स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाइंड अप कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। तो ओवरऑल इट हैज बीन कंप्लीटेड टिल योर बोर्ड्स एंड जेईई मेंस। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो जेईई एडवांस में आजकल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया था। तो आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। तो टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं, डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं सेपरेटली आपके लिए वीडियो रखा है। ओके, सो वो ऐसे कौन से टॉपिक्स है, तो दो चीज़ें जो हमें जानना है, एक है कंडक्टिविटी टाइट्रेशन। कंडक्टिविटी टाइट्रेशन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना था, और एक है आयनिक मोबिलिटी। दोनों चीज़ें क्या होती है हमें ये समझना है। ओके, सो दोनों चीज़ों में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टिविटी टाइट्रेशन। नाम में टाइट्रेशन टर्म आ रहा है, ये चीज़ हमने कहीं पढ़ी थी, वी हैव रेड इट इन आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने इसे पढ़ा था, जहाँ पे मैं कहता था टाइट्रेशन कराएंगे तो N1V1 इक्वल टू N2V2 बेसिक टाइट्रेशन था। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन में कई सारे टाइट्रेशन पढ़े थे। तो टाइट्रेशन का यूज क्या है, तो टाइट्रेशन का यूज हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जहां कैलकुलेशन करते किसी अननोन सब्सटेंस का। ठीक है, उसके लिए हम करते क्या थे, तो सिंपली एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, इसका अमाउंट हमें पता होता था, और इसको एक बीकर में ऐड करते थे, जो कि आपके पास इंडिकेटर के साथ होता था। ये जब दोनों मिलते थे, इंडिकेटर के सर्टेन पॉइंट पे कलर चेंज करता था, हम कहते थे उस समय दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम अननोन सब्सटेंस का निकाल लेते थे कि उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। बट ये बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है, इफेक्टिव टेक्निक नहीं है। रीजन सिंपल सा, रीजन क्या है, यहाँ पे आप करेंगे तो हो सकता है कि आपने एक ड्रॉप या दो ड्रॉप डाल दिए। हो सकता है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे, जब कलर चेंज किया उस समय हमने नहीं देखा, उसके बाद देखा हो, तो दिस इज नॉट अ वेरी रिलायबल टेक्निक। रिलायबल उतना नहीं होता। फॉर दैट पर्पस हम एक नया टाइट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक। कंडक्टेंस मेजर करते अलग अलग टाइम पे कंडक्टेंस मेजर किया जाता है। सिंस कंडक्टेंस मेजर करते मशीन लगा के, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। काफी एक्यूरेट होता है, साथ ही साथ रिलायबल होता है। ठीक है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, बट एक प्रॉब्लम है इसके साथ, बट कॉस्टली, थोड़ा महंगा होता है। यहाँ तो आपको बस दो टेस्ट ट्यूब चाहिए होते हैं और ऊपर से लिक्विड को ऐड करना होता है। यहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए सो दैट कि आप कंडक्टेंस मेजर कर सकें। दिस इज एक्यूरेट, रिलायबल बट कॉस्टली मेथड। कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो इसका भी एक बेसिक चीज है, रूल है जो आपको जानना होगा। बेसिक रूल ये कहता है एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस एंड OH माइनस have highest conductance, इनकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है ओवर H प्लस और OH माइनस की एक्वा सॉल्यूशन। बात एक्वा सॉल्यूशन की है। एक्वा सॉल्यूशन में इसकी कह रहे हैं कि ओवरऑल वाटर आपके पास दे रखा है। ठीक है, वाटर दे रखा है, तो वाटर दे रखा, उसमें H प्लस OH माइनस का हाईएस्ट कंडक्टेंस होगा। हाईएस्ट कंडक्टेंस है, इसकी हाईएस्ट स्पीड भी होगी, हाईएस्ट वेलोसिटी। ऐसा क्यों, वो समझना चाहेंगे। पहले लिखते हैं कंडक्टिविटी टाइट्रेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट, रिलायबल बट कॉस्टली मेथड। और इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल बस इतना सा है, H plus and OH minus has highest conductance and highest velocity in the medium। ठीक है जी, आप लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके,
अब जानना चाहेंगे H+ का हाईएस्ट कंडक्टेंस कैसे है। We want to know H+ का हाईएस्ट कंडक्टेंस कैसे होगा एक्वस मीडियम में। देखो वो क्या रहा है, मान लो इस ट्यूब में रखा गया वाटर, क्योंकि एक्वस मीडियम में H+ आपके पास यहाँ पे दिया गया। H+ जो बना आपके पास, उसके सराउंडिंग में जितना भी सब्सटेंस है, इट इज नथिंग बट इसके सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल्स है। H+ यहाँ पे वाटर को क्या करेगा, सराउंड करता है। सिमिलरली यहाँ भी वाटर होगा, सिमिलरली आपके पास यहाँ भी वाटर दे रखा होगा, और सिमिलरली यहाँ भी वाटर होगा। तो होता क्या है, वाटर को मूव करना है, ठीक है, हाई वेलोसिटी क्यों है, होता है H+ ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दे देगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर देगा इसको, H+ से जुड़ जाएगा, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वैसे ही जैसे ये आपका लोन पेयर देगा, ये H3O+ बन जाएगा, एक H+ एक्स्ट्रा हो गया, इस H+ को फिर ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा, ये H3O+ बन गया, इसका H+ एक्स्ट्रा हो गया, फिर नीचे वाला वाटर इसको लोन पेयर दे देगा, ये H3O+ हो गया, देन ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दे देगा, फिर ये क्या होगा, H+ बाहर निकल गया। तब देखोगे ये तुरंत सडन होगा, सब सराउंडिंग में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से H+ यहाँ से X पॉइंट से Y पॉइंट पे तुरंत पहुंच गया। क्यों हुआ, क्योंकि वाटर है जो सराउंड कर रहा है, इसलिए एक्वस मीडियम में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा मानी जाती है। यहाँ से तुरंत पहुंच जाएगा, स्पीड ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा दिखेगा। दोनों अलग अलग H+ है, ठीक है, दोनों अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से आए हैं, लेकिन ओवरऑल आइडेंटिकल एलिमेंट है। तो हमें लगता है कि H+ यहाँ से यहाँ मूव कर गया। ये हमने समझा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे थे, एक तरीके से ये स्प्रेडिंग हो रही है आपके आयंस की, ठीक है। सिमिलरली जब OH- की बात करते हैं तो OH- के साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। OH- आपके पास दे रखा, फिर OH- क्या करेगा, इसका H+ निकाले, ये OH- बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट ये OH- जो बना आपके पास वो आएगा और इसका H+ निकाल लेगा, फिर OH- आया, ये इसका H+ निकाल लेगा, फिर इसका OH- आया, फिर इसका H+ निकाल लेगा, ऐसे चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास OH- दे रखा था, ये मूव नहीं किया, इसने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से H+ को एक्सट्रैक्ट किया और फाइनली OH- यहाँ प्रोड्यूस किया। ये भी सडन होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर H+ और OH- दोनों दे रखे होते हैं। तो जो बात हमने कही थी कि H+ और OH- का एक्वस सॉल्यूशन में फास्टेस्ट स्पीड है, तो एक्चुअली वो मूव नहीं कर रहे, वो सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल से एक्सट्रैक्ट कर लेते H+ देख के वो मूवमेंट शो करते हैं। दैट इज द मेन रीजन, आयंस डू नॉट मूव बट दे इंटरैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए ऐसा होता है। अगर इनके यहाँ पे दूसरा कोई आयन होगा, ठीक है, अगर कोई और आयन सामने आ जाएगा तो होगा क्या, when H+ and OH- replaced, अगर हम उनको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस, देन वेलोसिटी घट जाएगी उनकी, वेलोसिटी घटने का मतलब कंडक्टेंस भी क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस भी घट जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या, H+ OH- का मैक्सिमम कंडक्टेंस है और उनके यहाँ पर कोई दूसरा आयन है तो कंडक्टेंस घट जाती है। ओके, नोट करना। ओके, अब समझते हैं कि ओवरऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का कंडक्टिविमेट्रिक टाइट्रेशन करा दें। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कराया गया। कहने का मतलब क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, इस लिक्विड इज नथिंग बट NaOH है, इसमें डाल क्या रहे हैं
H प्लस को हमने ऐड किया, ठीक है, H प्लस को ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ HCl। रिएक्शन कैसी हो रही है? NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा? NaCl साथ में वाटर। T इक्वल टू 0 पे मान लो 50 ml था, 0 0 0। T इक्वल टू T1 पे इसका अगर मैं 10 ml ले लूं तो ये कितना हुआ? 40 ml। ये कितना बनेगा? 10 ml और ये 10 ml। वाटर तो सॉल्वेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर T इक्वल टू T2 पे एंड T2 पे 20 ml अगर ले लिया तो 30 ml। ये कितना बनेगा? 20 ml। ये तो तुरंत कंज्यूम हो जाएगा जैसे आप ऐड करोगे HCl को। T इक्वल टू T3 लेट्स से 30 ml ले लिया, 20 ml 0 30 ml। T इक्वल टू T4 पे लेट्स से आपने 50 ml ले लिया तो ये कितना हो गया? 0 ml। ये कितना हो जाएगा? 50 ml। अगर उसके बाद T इक्वल टू T5 पे फिर आप एसिड डालते हो, जितना बेस था रिएक्ट हो गया, अब तो ये 0 ही रहेगा। अब 10 ml डाला, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, ये 50 ml तो कांस्टेंट। T इक्वल टू T6 पे अगर मैं देखता हूँ, मैं फिर से ml डाला 20 ml हो जाएगा, और ये तो 50 है। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एसिड बढ़ने लगता है। तो फिर कंडक्टिविटी टाइट्रेशन करवाएंगे कैसे? कंडक्टिविटी टाइट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हो इन दैट केस तो फिर कैसे होगा कि हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हर टाइम पे इसका कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी हमने मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एडेड। जो वॉल्यूम आप ऐड कर रहे हो उसको और मोलर कंडक्टिविटी को आप मेजर कर रहे हो। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो देखो स्टार्टिंग में तो इसका 50 ml आपके पास दे रखा था, स्टार्टिंग में तो सिर्फ OH माइनस था, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। टाइम के साथ ये OH माइनस किससे चेंज हो रहा है? तो Cl माइनस से चेंज हो रहा है, दिख रहा है? OH माइनस तो फास्टेस्ट मूविंग था, उसका कंडक्टेंस ज्यादा। अगर Cl माइनस आएगा तो कम होगा, फिर 30 ml और कम होगा, 20 ml और कम होगा, फिर अगर देखा जाए 0 हो जाएगा। मान लीजिए 0 वाला पॉइंट ये कहाँ पे है? 50 ml पे। उसके बाद आपने ऐड किया तो H प्लस आ रहा है, H प्लस फिर से H प्लस तो फास्टेस्ट मूविंग आएगा, उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा, इसका कंडक्टेंस बढ़ेगा, इसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये घटा क्यों? इसका रीजन है OH माइनस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? H प्लस इंक्रीज हो रहा है। तो किस पॉइंट पे दोनों वॉल्यूम इक्वल हुआ? जब ये अपना स्लोप चेंज कर रहा होगा। तो करते क्या है इस केस में 1 2 3 4 4 या 5 पॉइंट्स ले लेते हैं वॉल्यूम ऐड करके, और यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके 4-5 पॉइंट्स आ जाएंगे। दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ कट कर रहा होगा दोनों को एक्सट्रापोलेट कर देंगे, जहाँ कट कर रहा होगा वो क्या होगा? पॉइंट, दैट इज इक्विवेलेंस, दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। ये निकाल लिया जाता है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल बड़ा आसान होता है। सवाल में आपसे इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं पूछ रहा होता, बस ये पूछता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं ये केस करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अपोजिट स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका भी ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ही होगा। तो ये एडवांस से जो सवाल पूछे ग्राफ के बेसिस पे पूछे। कंसेप्ट सिंपल है, पहले OH माइनस घटा फिर H प्लस बढ़ा, तो जब दोनों बराबर होंगे तो पीक सबसे नीचे होगा। ओके, नोट करें। सो सेकंड केस देखते हैं। अब क्या किया मैंने? स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, मतलब के पास जो दे रखा है यहाँ पे हम बेस को ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो आप सिंपली केसेस तो आपको पता है, सॉल्ट बनेगा वाटर बनेगा। सबसे पहले का आपने OH माइनस डालो, H प्लस का अमाउंट धीरे धीरे घटेगा। H प्लस यहाँ क्या है? Na प्लस, बट H प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है, तो टाइम के साथ ये क्या होगा? घटेगा। क्यों? H प्लस डिक्रीज
घट रहा है और रिप्लेस किससे हो रहा है, रिप्लेस्ड बाय Na प्लस, Na प्लस से रिप्लेस हो रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर हम कहेंगे कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, वॉल्यूम को प्लॉट कर रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, OH माइनस से बढ़ते जाएगा, OH माइनस के बाद क्या होगा, इंक्रीजेस। ग्राफ जैसा पिछला था वैसे ही बन के आ जाएगा। तो ग्राफ क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। थर्ड केस में इंटरेस्टिंग है। थर्ड केस में मैंने क्या लिया, वीक एसिड लिया। वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन सा, हमारा फेवरेट एसिटिक एसिड, साथ में NaOH, बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। सबसे पहले सोचो OH माइनस डालोगे तो H प्लस क्या होगा, घटेगा, वीक है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ अमाउंट आपका H प्लस का क्या होगा, रिएक्शन करेगा। तो ऐसे समझो, मोलर कंडक्टिविटी को प्लॉट करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो थोड़ा सा H प्लस बना, डिसोसिएशन बहुत कम होता है ना, तो थोड़ा सा आपका क्या होगा, ये H प्लस घट जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं H प्लस डिक्रीजेस। H प्लस आया कहाँ से था, ये एसिटिक एसिड से आपके पास आया, H प्लस डिक्रीज कर गया। फिर क्या होगा, जब ये H प्लस कंप्लीटली कंज्यूम होगा, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और सॉल्ट जो बना ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब OH आप डालते जाओगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस बन गया आसानी से ना, फिर क्या होगा, अब बढ़ने लगेगा। क्यों, रीजन सिंपल सा, CH3COH क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इज रिप्लेस्ड बाय CH3COONA जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यह बढ़ते जाएगा, पहले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ फिर बढ़ेगा। अब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एसिटिक एसिड कंप्लीटली कंज्यूम हुआ, फिर भी OH माइनस आपने डालना बंद नहीं किया, तो फिर सडनली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इस पॉइंट पर सडनली इंक्रीज करेगा, रीजन सिंपल सा है कि OH माइनस इंक्रीज, OH माइनस का मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होती है एनायंस में, तो इसलिए चेंज करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है, पहले H प्लस घटा, फिर वीक को स्ट्रॉन्ग से चेंज किया, फिर OH माइनस को सडनली इंक्रीज करता है। तो फॉर दिस वन, इसके लिए ये। इसके बाद थर्ड केस हम लेंगे, मिक्सचर ऑफ HCl and CH3COH with NaOH। ये मिक्सचर दे रखा था, NaOH से टाइट्रेशन रहा है। ग्राफ क्या बनेगा, नोट करें, इसको अटेम्प्ट करें, फिर से डिस्कस करता हूं। कर लिया होगा, बात को समझे। मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसमें NaOH डालते हैं। तो NaOH डालो तो सबसे पहले क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस दिया हो, काफी सर्टेन अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, तो जैसे आप ऐड करोगे तो H प्लस यहां से जो आता है वो रिएक्शन करेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होगा क्या होगा आपका, घटेगा। क्यों, H प्लस फ्रॉम, इससे ज्यादा आएगा, इससे थोड़ा बहुत आएगा कॉमन आयन के चलते, H प्लस फ्रॉम एसिड डिक्रीजेस, एसिड से आने वाला H प्लस क्या होगा, घट जाएगा। फिर अब तो कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, फिर क्या होगा, CH3COH, ये क्या होगा, CH3COH replaced by CH3CONA। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से चेंज हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये
वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर क्या होगा, OH माइनस अभी डालना स्टार्ट कर रखा हमने, OH माइनस इंक्रीजेस, OH माइनस बनते चले जाएगा, OH माइनस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हाई स्पीड है, हाई मोलर कंडक्टेंस है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का है, पिछले ग्राफ जैसे ही है, बस ये जो अमाउंट, ये जो रेंज है ये ज्यादा होगा क्योंकि H प्लस इस बार ज्यादा है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, इज नोटेड डाउन। एक केस और देख लेते हैं इसमें, आपको अलग अलग केसेस अगर ले लिए जाए, अलग अलग केसेस अगर लिए जाए, खुद आपको प्लॉट करना होगा। एग्जाम में जब पूछा जाएगा IT तो पूछेगा कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अननोन सब्सटेंस का, तो आपको पहचानना होगा, खुद केस लेने होंगे, पहले क्या हुआ, सेकंड पॉइंट पे क्या हुआ, फिर थर्ड पॉइंट पे क्या हुआ, लाइक दैट, ओके, नोट कर लें। सो लास्ट केस एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को इसको रिप्लेस किया किससे हमने, तो NaNO3 से, लाइक AgCl दे रखा था, इसको रिप्लेस किया NaNO3 से, तो रिप्लेसमेंट हमने किया, तो फिर क्या होगा आप समझे, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पैरिंगली AgCl टाइम के साथ में डिसोसिएट नहीं होता, स्पैरिंगली का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, Ag प्लस और Cl माइनस बनाता है। तो हम जब इसमें NaNO3 डालेंगे, थोड़ा कंडक्टेंस मेजर करेंगे, तो सबसे पहले कॉमन आयन के चलते ये क्या होगा, कंडक्टेंस को लगभग क्या करेगा, अपना चेंज नहीं होने देगा। आप इसमें अमाउंट डालेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू AgCl, बट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दे, डिसोसिएट होगा, और क्या बनाएगा, AgNO3, AgCl रिप्लेस्ड, इसे रिप्लेस बाय NaNO3, AgCl को हमने रिप्लेस कर दिया, क्या बना, NaNO3 का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा, यही क्या है, ये वीक था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग, मन में डाउट आया सर पहले क्यों नहीं चेंज हुआ, अरे देखो ना AgCl था, ठीक है, AgCl को रिप्लेस करके हम AgNO3 भी बनाते हैं ना, ये भी तो वीक ही होता है, वीक को वीक से अगर रिप्लेस करोगे तो थोड़ी कोई चेंज आएगा। मैंने क्या कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, तो AgCl का AgNO3 चेंज का वीक से वीक बना तो चेंज नहीं दिखेगा, तो AgCl कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे प्लस पॉइंट आ जाएगा, अब क्या बनेगा NaNO3 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुरंत टूट जाता है, कैसे पता चला, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट करना, इसका केस भी डिफाइंड होता है, आपको पता है सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, पानी तुरंत टूट जाता है, इसीलिए जैसे आप इसको डालोगे NaNO3 बढ़ जाएगा, तो अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, पहले कांस्टेंट रहेगा, फिर सडनली क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। दिस इज द फिफ्थ केस एंड इतना सफिशिएंट है। अगर कोई आपके पास सवाल आ जाए जिसमें अननोन हो इलेक्ट्रोलाइट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ही पूछा आता है जनरली, आप कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है जी एडवांस के लिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, आयनिक मोबिलिटी, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो सेकंड टॉपिक है आयनिक मोबिलिटी, नाम से आइडिया लग रहा होगा, मोबिलिटी मतलब स्पीड, तो ये एक्चुअली क्या है, स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन, उसको ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ आयन, किसी भी आयन की वेलोसिटी इन द सॉल्यूशन। तो जब भी हम बात करें ओपन तो है, सॉल्यूशन क्या स्पीड है, याद है, कई हम कहते हैं कि साइज बड़ा तो स्लो मूव करेगा, साइज छोटा तो काफी फास्ट मूव करेंगे, कहाँ से आता है, यहाँ कैलकुलेट उस चीज को किया जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, तो कहते हैं इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ आयन, वेलोसिटी ऑफ आयन अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो स्पीड क्या होती है आयन की, उसी को कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विद द सिंबल U, U आई ले लेते हैं, इससे हम ऐसे क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए वेलोसिटी ऑफ आयन अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इट विल बी
आयनिक मोबिलिटी को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो यू आई, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वोल्ट पर मीटर इनवर्स। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये नथिंग बट वोल्ट इनवर्स मीटर का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी। ठीक है, डिराइव कैसे करेंगे, वेलोसिटी तो निकाल नहीं सकते ना सॉल्यूशन में जाके, हमें तो कंडक्टेंस ही सब पता होता है। तो इट हैज बीन रिलेटेड दिस आयनिक मोबिलिटी यू आई, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी हैज बीन रिलेटेड विद मोलर कंडक्टेंस। आयनिक मोबिलिटी जो मोलर कंडक्टेंस से रिलेट करते हैं, तो इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू लैम्डा, जो भी आयन दे रखा है, चाहो तो आप उसको इनफाइनाइट डायमेंशन पे ले लो, मोलर कंडक्टेंस लीजिए डिवाइडेड बाई जेड आई इंटू एफ। जेड जहाँ पे क्या है, चार्ज, लाइक एल आई प्लस है, ये वैल्यू कितनी होगी 1, ये प्लस 2 है, वैल्यू कितनी होगी 2, लाइक एफ तो फैराडेज कांस्टेंट है, ये तो मोलर कंडक्टिविटी है जो आप निकाल सकते हैं। चाहो तो इसको आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलेशन पे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चार्ज ऑफ फैराडे से भी डिफाइन करते हैं, तो इनफाइनाइट डायलेशन पे ही ले लो। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आयनिक मोबिलिटी के सामने आता है। कोई इशू नहीं होगा, डन। एक चीज ये भी समझ लो, हमें लिथियम प्लस का निकालना ही जाना, लेट्स से लिथियम प्लस का बताओ आयनिक मोबिलिटी कितना होगा, यू आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लैम्डा मान लेते 380 है, ठीक है, 380 आपको दे दिया गया लैम्डा, और z कितना होगा, z की वैल्यू इस केस में डालेंगे आप 1 और f की वैल्यू 96566, इस तरह से आपका चला जाएगा। यूनिट विल बी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, लाइक दैट, आगे भी आप लिख लेंगे। तो ये तो आपसे अगर पूछा जा रहा है समथिंग, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। कई बार ओवरऑल हमने दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए, कंडक्टिविटी टाइट्रेशन भी, आयनिक मोबिलिटी भी। जो एडवांस से सवाल पूछ सकता है कंडक्टिविटी टाइट्रेशन, प्रीवियस से आप क्वेश्चन लगाएंगे, यू कैन फाइंड इट आउट, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और इसी तरह से किसी और चैप्टर में भी अगर एडवांस के टॉपिक्स आते हैं तो हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड काइनेटिक्स में कंटिन्यू करते हैं।